स्टूडेंट्स, आज हम आपके केमिस्ट्री के थर्ड पेपर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। पिछले टर्न पर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। अब आज का हमारा टॉपिक है अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। अगर हम किसी टंगस्टन तंतु को विद्युत धारा की सहायता से गर्म करें तो वो श्वेत होकर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसे हम श्वेत प्रकाश या वाइट लाइट कहते हैं। प्रिज्म की सहायता से इस प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है, जो कि सतत या कंटिन्यूअस होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। When the tungsten filament is heated with the help of electric current, it gives white light. It emits white light, and with the help of prism, the spectra can be obtained, which is continuous emission spectra, because it contains all the sorts of wavelength. सोडियम क्लोराइड को अगर बुनसन ज्वाला में गर्म किया जाए तो निश्चित तरंग दैर्घ्य की स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं। एक डेफिनेट सोडियम क्लोराइड को हीट करने पर क्या होगा? एक डेफिनेट वेवलेंथ की लाइन्स प्राप्त होंगी। इसलिए इससे जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है वो कहलाएगा रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रा जो है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लाइन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है, और अगर कई लाइन्स हमको पास पास मिलती हैं तो इट इज़ नोन एज बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार होते हैं। इसी तरीके से किसी कंटिन्यूअस रेडिएशन मतलब जिसमें लगातार वेवलेंथ हो, एग्जाम्पल श्वेत प्रकाश को किसी तत्व की वाष्प अथवा किसी वस्तु में से होकर निकालें तो क्या देखते हैं हम कि स्पेक्ट्रम में निश्चित स्थानों पर काली रेखाएं पाई जाती हैं। यह उस वाष्प अथवा वस्तु द्वारा विकिरण का अवशोषण होने के कारण होता है। इसलिए इसे हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर हम किसी कंटिन्यूअस रेडिएशन को किसी तत्व की वाष्प में से, वेपर में से या किसी ऑब्जेक्ट में से होकर पास करें, निकालें, तो स्पेक्ट्रम में हमें कुछ स्थानों पर काली रेखाएं दिखाई देती हैं। ये काली रेखाएं ये बताती हैं कि उस तरंग दैर्घ्य को उस वाष्प ने अथवा वस्तु ने अवशोषित कर लिया है। इसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में इन रेखाओं की स्थिति वही होती है जो उस तत्व के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाली रेखाओं की होती है। या हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई तत्व या कोई वस्तु जिस विकिरण को कम ताप पर अवशोषित करती है, उच्च ताप पर उसी विकिरण को उत्सर्जित करती है। तो हम कह सकते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन इमिशन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं।
जहाँ पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाएं दिखाई देंगी, लाइंस ऑब्जर्व होंगी, वहाँ अवशोषण स्पेक्ट्रम में या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं होंगी, क्योंकि उस निश्चित तरंगदैर्घ्य के विकिरण को वो अवशोषित करेगा जिसको वो उत्सर्जित करता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा किसी दीप्त स्रोत से उत्सर्जित विकिरणों का विश्लेषण करने से प्राप्त होता है। कोई रेडिएटिंग बॉडी है, वो सोर्स जिन विकिरणों को इमिट कर रहा है या उससे उत्सर्जित कर रहा है, उससे हमें क्या मिलेगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रा किसी माध्यम को एक विकिरण के स्रोत से उद्भासित करने पर ट्रांसमिटेड पारगत विकिरणों के विश्लेषण से उत्पन्न होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा हमें? किसी माध्यम को एक विकिरण के स्रोत से उद्भासित करें और उसके बाद जो पारगत या ट्रांसमिटेड रेडिएशन हो, उनका विश्लेषण करने से प्राप्त स्पेक्ट्रा अवशोषण स्पेक्ट्रा कहलाएगा। जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रा किसी दीप्त स्रोत से उत्सर्जित विकिरणों का विश्लेषण करने से प्राप्त होता है। अगर कोई रेडिएटिंग सोर्स रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो उन रेडिएशनों का एनालिसिस करके हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा यानी इमिशन स्पेक्ट्रा को समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जिस यंत्र से, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्पेक्ट्रम की स्टडी करी जाती है, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स। स्पेक्ट्रोमीटर्स आर डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रा, चाहे इमिशन स्पेक्ट्रा हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो। दोनों को हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से स्टडी करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर में आधारभूत लक्षण, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विभिन्न स्पेक्ट्रोमीटर के आधारभूत लक्षण, बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स। अभी हमने देखा वह उपकरण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग में आता है, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। स्पेक्ट्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम। विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त स्पेक्ट्रमों की भिन्नता के कारण स्पेक्ट्रोमीटर की रचना यानी कंस्ट्रक्शन भी भिन्न भिन्न होता है। हमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्र में स्पेक्ट्रम मिलते हैं। माइक्रोवेव क्षेत्र में, आईआर क्षेत्र में, विजिबल में, यूवी में, रेडियो वेव्स में। तो इन स्पेक्ट्रम में भिन्नता के कारण, डिफरेंस के कारण जो स्पेक्ट्रोमीटर हैं उनकी संरचना या उनका कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ फीचर्स या कुछ लक्षण, आधारभूत लक्षण सभी इस स्पेक्ट्रोमीटर में कॉमन होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सभी प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर में समान आधारभूत लक्षण क्या होते हैं। अब इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वो उपकरण जो अवशोषण स्पेक्ट्रा की स्टडी करने के काम में आते हैं, और एक वो उपकरण जो उत्सर्जन या एमिशन स्पेक्ट्रा की स्टडी करने के काम में आते हैं। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस या आधारभूत अंतर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवशोषण उपकरण या एब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट, यानी वो स्पेक्ट्रोमीटर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अध्ययन करने के लिए काम आते हैं। डायग्राम में इसके विभिन्न भागों को दिखाया गया है।
सीधा डायग्राम ये स्पेक्ट्रा IR, विजिबल और UV रीजन में अगर हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के काम में आता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल फिगर है, 2 भागों में डिवाइडेड है, A और B। इसको हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सोर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सोर्स। तो ये वाइट सोर्स है, मतलब विजिबल रेडिएशन जो है यहाँ सोर्स का काम करेगा। नेक्स्ट सैंपल, जिसका हमको स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। तो जब वाइट लाइट या रेडिएशन सैंपल पे पड़ते हैं तो सैंपल में से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूलेटर, ये मॉड्यूलेशन का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एनालाइज़र। एनालाइज़र में इन रेडिएशंस का एनालिसिस होता है और फिर ये आगे डिटेक्टर में जाते हैं, सूचकांक संसूचक डिटेक्टर, और इसके बाद ये रिकॉर्डर में इनके सिग्नल रिकॉर्ड हो जाते हैं, या कंप्यूटर और रिकॉर्डर। आजकल डिटेक्टर और कंप्यूटर या रिकॉर्डर एक साथ काम करते हैं, एक साथ एक डिवाइस के रूप में काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग डिवाइस। तो एनालिसिस के बाद सीधा स्पेक्ट्रम स्कैनिंग डिवाइस के द्वारा स्कैन हो जाता है और हमको सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है। दिस इज़ द वन पिक्टोरियल फिगर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर का सांकेतिक चित्र। अब कभी कभी क्या होता है कि वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं। प्रिज्म से पास करने पर ये मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे रेडिएशंस कट ऑफ हो जाते हैं, केवल प्रिज्म से वही रेडिएशन गुजरते हैं जिनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन प्रिज्म के परपेंडिकुलर या लंबवत होता है। प्रिज्म की लंबवत दिशा में जो वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, वही आगे निकल जा पाते हैं प्रिज्म से। तो इस तरीके से मोनोक्रोमेटिक लाइट में वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो दिस इज़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, देन सैंपल, मॉड्यूलेटर, देन डिटेक्टर, और उसके बाद कंप्यूटर और रिकॉर्डर। यहाँ पर कंप्यूटर या रिकॉर्डर मोनोक्रोमेटिक सोर्स के साथ मिलकर स्कैनिंग डिवाइस बनाता है। दिस इज़ द डिफरेंस। डिटेक्टर के रूप में हम इलेक्ट्रॉन संवर्धन नलियाँ यानी फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इन नलियों के द्वारा प्रकाश सुग्राही सतह लाइट सेंसिटिव सरफेस पर गिरती है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एम्पलीफायर में से गुजरकर एम्पलीफाई हो जाते हैं और फिर स्वतः पेन अभिलेखन युक्ति यानी पेन रिकॉर्डिंग डिवाइस द्वारा रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब या प्रकाश सुग्राही इलेक्ट्रॉन संवर्धन नलियाँ, इनका काम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। इन नलियों में क्या होता है, एक फोटो सेंसिटिव सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, लाइट सेंसिटिव सरफेस, जिससे और अधिक इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एम्पलीफायर में से होकर पेन रिकॉर्डिंग डिवाइस द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। द इलेक्ट्रॉन आफ्टर एम्पलीफिकेशन
recorded by a पेन रिकॉर्डिंग डिवाइस। पेन रिकॉर्डिंग डिवाइस के द्वारा ये रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। ये था आपका अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम देखेंगे उत्सर्जन उपकरण या इमिशन इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर या उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर। अब यहाँ क्या होता है, इस स्पेक्ट्रोमीटर में पदार्थ जिसका अध्ययन करना है उसको हम सोर्स के साथ में ही ले लेते हैं। और सोर्स कैसा होना चाहिए? सोर्स इस प्रकार का होता है जो उस पदार्थ को उत्तेजित करने की क्षमता रखता हो। सोर्स कैसा होना चाहिए? जो उस पदार्थ को उत्तेजित करने की क्षमता रखता हो और वो पदार्थ उत्तेजित होकर अपनी अभिलाक्षणिक किरणें, कैरेक्टरिस्टिक रेज को इमिट करता हो। और उन उत्सर्जित किरणों को हम स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से एनालाइज करते हैं। तो देखिए, ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फिगर। सैंपल, सैंपल से पहले एक्साइटेशन सोर्स, मॉड्यूलेटर एंड देन सैंपल। उसके बाद ये रेडिएशन जो इमिट होंगे वो कहाँ जाएंगे? एनालाइज़र में। फिर एनालाइज़र से डिटेक्टर में और फिर रिकॉर्डर में या आजकल कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर और एनालाइज़र मिलकर यहाँ स्कैनिंग डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस है। अब इसमें क्या होता है, स्रोत में विकिरण पहले एक स्लिट पर पड़ता है जिससे रेडिएशन बाहर निकलकर एक पतले पुंज के रूप में समांतरित कोलीमीटर में प्रवेश करते हैं। कोलीमीटर इसमें छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होता है जिसका काम है किरणों को समानांतर करना। यहाँ से ये किरणें जो हैं वो समानांतर या पैरेलल हो जाती हैं। अब इसके बाद ये पैरेलल रेज जो हैं वो प्रिज्म या विवर्तन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरती हैं और फिर डिस्पर्स होकर विभिन्न तरंगदैर्घ्य की किरणों में विभक्त हो जाती हैं, जो कैमरे से होती हुई फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होती हैं। तो यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब यहाँ अगर दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो उसके लिए हम फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म लेते हैं। फ्लिंट ग्लास प्रिज्म इज यूज्ड फॉर द विजिबल स्पेक्ट्रा। पराबैंगनी स्पेक्ट्रा के लिए क्वार्ट्ज ग्लास का और अवरक्त स्पेक्ट्रा के लिए रॉक सॉल्ट के प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। फ्लिंट ग्लास प्रिज्म इज यूज्ड फॉर विजिबल रेडिएशन। क्वार्ट्ज ग्लास प्रिज्म इज यूज्ड फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस and rock salt prism is used for infrared radiation. This is about the spectrometer, or we can say spectrophotometers, used for obtaining the emission spectra and absorption spectra. ये थे हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि अवशोषण स्पेक्ट्रा और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का अध्ययन करने के लिए काम में आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके आगे हम अलग अलग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा या घूर्णन स्पेक्ट्रा। थैंक यू।